नमस्कार। इंडिया साइंस की विशेष प्रस्तुति सेहत की बात कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंच और आज सेहत की बात कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं एम्स नई दिल्ली के ईएनटी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार, मैक्स नमस्ते। अस्पताल दिल्ली के प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ और साथ ही इंडोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर उषा एम कुमार, सफदरजंग अस्पताल दिल्ली के यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनूप कुमार और अपोलो अस्पताल दिल्ली के गायनी एवं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सारिका गुप्ता। सेहत की बात कार्यक्रम में आप सभी विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा आपको मालूम है, कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट हो या डेल्टा वेरिएंट हो या भविष्य में कोई नया वेरिएंट, ये सभी हमारे नाक और मुंह के रास्ते से ही शरीर में दाखिल होते हैं। ऐसे में कोरोना से बचाव का सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो हमेशा आप मास्क लगाए रखें। मास्क से बेहतर दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि कई बार ऐसा देखा गया है कि मास्क का इस्तेमाल करने के बावजूद कई लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ जाते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है मास्क की गुणवत्ता में कमी रही हो या फिर मास्क पहनने का जो सही तरीका है वो नहीं अपनाया गया हो। तो आइए आज चर्चा की शुरुआत इसी से करते हैं कि क्या है आखिर मास्क पहनने का सही तरीका। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर राकेश आपसे ही करना चाहूंगा। जी। जानना चाहूंगा कि कोरोना से बचने के लिए हमें कौन सा मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, नंबर 1, और साथ ही मास्क पहनने का सही तरीका क्या है डॉक्टर राकेश? देखिए, जो मास्क कॉमनली जो यूज करना है, जो कॉमन आदमी को जो यूज करना है, कोई भी अच्छी क्वालिटी का मास्क जो नॉर्मल सर्जिकल मास्क होता है वो यूज कर सकते हैं। डिस्पोजेबल है, यूज करके उसे आप थ्रो कर सकते हैं। दूसरा, कपड़े से बना हुआ मास्क 2 लेयर का बना लें उसे, या थोड़ा सा कपड़ा मोटा रखें। क्वालिटी के साथ साथ जो मैं दूसरी बात ये बोलूंगा, जो फ्रंटलाइन वर्कर है उनको तो जो N95 मास्क है वो इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसका एक्सपोजर लेवल हाई है। बाकी कॉमनली यूज करने के लिए कोई भी अच्छा क्वालिटी का मास्क यूज कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज ये है, जैसे हम देखते हैं कि मास्क जब लगाना है तो नाक भी ढका होना चाहिए और मुंह भी ढका होना चाहिए। और हमारा मास्क प्रॉपरली लगाए कि नहीं, उसका तरीका है, जब आप सांस लें तो मास्क अंदर की तरफ खींचना चाहिए और सांस बाहर निकालें तो थोड़ा सा फूलना चाहिए बाहर की तरफ। तो इसका मतलब मास्क ठीक लगाए। कई बार क्या होता है, मास्क से नाक भी ढका है, मुंह भी ढका है, लेकिन साइड से छोटा है, तो साइड से उसके अंदर हवा जा रही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की चीजें हैं कि मास्क लगाएं और प्रॉपरली लगाएं। इसके साथ साथ मैं ये और कहना चाहूंगा कि जो हम सबकी आदत होती है कि अपने मुंह को, नाक को, आंखों को टच करते रहते हैं हाथों से। तो अगर हमारे हाथ कहीं पे इन्फेक्टेड मटेरियल कांटेक्ट में, जैसे आप डोर नॉब खोल रहे हैं, डोर खोल रहे हैं, या कोई ऐसी चीजें हैं जो आपने टच किए, हैंड शेक किया है, उसके बाद अगर अपने मुंह पे लगाएंगे तो वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है। तो हैंड सैनिटाइजेशन भी उतना इम्पोर्टेंट है। उसके बावजूद हाथ को अपने कंधे से नीचे रखें, अपने आंखों पे, मुंह पे, नाक पे ना लगाएं। तो ये चीजें इम्पोर्टेंट है। और जबकि बार बार हमारी आदत होती है हाथ मुंह के आसपास जाता ही रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। डॉक्टर अनूप, आपको यहाँ जोड़ना चाहूंगा और जानना चाहूंगा सर कि जैसे 3 तरह के टर्म्स यूजुअली हम लोग सुनते हैं। एक तो सर्जिकल मास्क, दूसरा N95 और एक और रेस्पिरेटर की भी बात होती है। इन तीनों में मूल रूप से क्या अंतर होता है डॉक्टर अनूप? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। मैं बताना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि हम 3 प्रकार के मास्क की बात करते हैं। सबसे कॉमन पॉपुलेशन के लिए कपड़े वाला मास्क, जो कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था। एक सिंपल कपड़े का मास्क जो है, अगर हम डबल लेयर करके उसको पहन लेते हैं, उसका प्रोटेक्शन रेट 50 to 70% है कोरोना से बचाव के लिए। सेकेंड नंबर पे आता है सर्जिकल मास्क, जैसे डॉक्टर राकेश ने बोला, वो होता है 3 प्लेटेड वाला मास्क होता है। उसको भी अगर हम डबल लेयर करके पहनते हैं तो हमारा जो प्रोटेक्शन रेट है वो 70 to 80% हो जाता है कोरोना से। और जो बेस्ट मास्क माना जाता है वो होता है N95 मास्क। वो अगर हम सिंगल भी पहनते हैं तो उसका प्रोटेक्शन रेट 90 to 95% है। तो इस तरह से 3 मास्क जो बताए जाते हैं, इस तरह से जो जिन लोगों को ज्यादा एक्सपोजर होने के चांस है, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके लिए N95 मास्क जो है रिकमेंडेड है। जो लोग एक कॉमन पॉपुलेशन है, जनरल पॉपुलेशन है, जो कि
एक नॉर्मल सिनेरियो में काम कर रहे हैं, उनके लिए आप सर्जिकल मास्क भी यूज कर सकते हैं, और अगर उनके पास सर्जिकल मास्क अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो कपड़े वाला मास्क भी एटलीस्ट यूज कर सकते हैं। तो ये 3 चीजों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे डॉक्टर राकेश ने बताया कि मास्क सिर्फ एक तरीका है, जब तक आप उसके साथ में हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कंटिन्यू करेंगे, तब तक आपकी प्रोटेक्शन रेट पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक बात। डॉक्टर सारिका, आपको यहाँ जोड़ना चाहूंगा। एक दर्शक है हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ज्योति सिंह। वो पूछ रही हैं एक N95 मास्क की कितने दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, कब इसे डिस्पोज करना चाहिए? डॉक्टर सारिका। हाँ जी, तो जो N95 मास्क है, वैसे तो ये इस तरीके की मास्क जो है डिस्पोजेबल होते हैं और आपको 24 आवर्स टू 48 आवर्स यूज करना है, और जब वो गीला हो जाए तो खैर उसी दिन उसको आपको डिस्पोज कर देना है। इसके अलावा आप उस मास्क को आपको धोना नहीं है, क्योंकि जो N95 मास्क जो आते हैं वो डिस्पोजेबल होते हैं और उसकी जो क्षमता है खराब हो जाती है अगर आप उसे धो के पहनेंगे। आप उसको यूवी फिल्टर, जो एक यूवी डिसइंफेक्शन के लिए एक आता है, आप उससे उसको डिसइंफेक्ट करके दोबारा आप नेक्स्ट डे पहन सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि उसे 2 या 3 दिन के लिए एक बार यूज कर लिया, फिर आप 72 आवर्स के लिए उसको धूप में रख सकते हैं या उसको अलग सुखा दिया, फिर आप उसको दोबारा 2-3-4 दिन के बाद में यूज कर सकते हैं। वैसे आपको आइडियली रोज उसको जब भी आप 24 घंटे यूज कर लेते हैं, आपको नेक्स्ट डे दूसरा यूज करना चाहिए। डॉक्टर उषा, आपसे एक प्रश्न है। जैसे डॉक्टर अनूप बता रहे थे कि कई बार लोग डबल मास्क भी इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए ये होता है, लेकिन हम सभी कई बार इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक प्रश्न ये आता है कि पहले सर्जिकल मास्क अंदर पहना जाए फिर ऊपर से N95, या पहले N95 मास्क इस्तेमाल किया जाए ऊपर से सर्जिकल मास्क? कौन सा वैज्ञानिक तरीका होता है डॉक्टर? एक्चुअली जो बेसिक है डबल मास्क यूज करने का, वो ये है कि लोग अपने आप को कंप्लीट प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने डबल मास्क पहन लिया तो उससे हवा अंदर जाना और अंदर बाहर आना दोनों ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो प्रोटेक्शन बेटर होता है डेफिनेटली। अब ये क्वेश्चन है कि अंदर सर्जिकल मास्क पहने या बाहर पहने, तो इसका मुझे लगता है कि बेस्ट आंसर ये है कि N95 मास्क जो है वो सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और सब लोगों का आइडिया ये है कि वो चाहते हैं कि अगर एक N95 मास्क उन्होंने यूज कर लिया तो कम से कम उसको 3-4 दिन या 5-6 दिन तक इस्तेमाल कर पाए। पर जैसा डॉक्टर सारिका ने बताया, बिल्कुल सही पॉइंट है कि अगर वो मास्क ज्यादा दिन यूज हो गया, गीला हो गया, या फिर उसका 24 घंटे से ज्यादा आपने यूज कर लिया, आपको धोना भी ठीक नहीं है, तो सर्जिकल मास्क अगर आप अंदर पहनेंगे तो उसको कम से कम आप चेंज कर सकते हैं। सो एक वो मुझे लगता है कि आई थिंक दैट इज द बेस्ट आइडिया टू वेयर सर्जिकल मास्क इनसाइड, और N95 ऊपर से पहनिए तो आप सर्जिकल मास्क एटलीस्ट डेली चेंज कर पाएंगे। N95 उसके बाद अगर आप 3 दिन में भी चेंज करते हैं तो वो काम करेगा। सो आई थिंक बिल्कुल ठीक बात। और बात मैं ऐड करना चाहूंगी, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप वॉल्व वाला मास्क, कई लोग मैंने देखा है कि वो वॉल्व वाले मास्क यूज करते हैं उनको, हाँ, उनको सांस लेने में बेहतर फील होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वॉल्व वाले मास्क को सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि वो मास्क उन्हें तो अच्छा प्रोटेक्शन देता है, लेकिन आपसे दूसरे लोगों को हो जाए इसका प्रोटेक्शन नहीं है, तो वो मास्क जरूर हम सबको अवॉइड करना चाहिए और वो मास्क जरूर नहीं पहनना चाहिए। पर डबल मास्क आई थिंक जी डॉक्टर उषा, कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं दोबारा पूछना चाहूंगा कि जो रेस्पिरेटर, जिनको रेस्पिरेशन की खासतौर पर प्रॉब्लम होती है, उन्हें तो डॉक्टर भी इस्तेमाल करने की इजाजत दे देते हैं, वैसे मास्क जिसमें रेस्पिरेटर लगा हुआ है, तो ऐसे में उनको और क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? क्या बाहर नहीं जाना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहिए, कैसे? नहीं, बाहर तो मास्क लगा के हम जाना चाहते हैं तो जाएंगे, लेकिन बात ये है इम्पोर्टेंट कि सोशल डिस्टेंसिंग जो हमने एडवाइस की है, 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग है। आप अगर किसी दूसरे इंसान से बात कर रहे हैं और आपने मास्क लगाया हुआ है और रेस्पिरेटर यूज किया हुआ है, तो वो डिस्टेंस तो जरूर मेंटेन करें, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप क्लोज कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं और आपने रेस्पिरेटर यूज किया है, तो जैसा मैंने कहा कि आपका तो प्रोटेक्शन हो रहा है, लेकिन बाकी लोगों का प्रोटेक्शन हो रहा है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर उषा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखें। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का,
ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपके हमारे इंडिया साइंस के दर्शकों ने तमाम सवाल भेजे हैं हमारे पास। आज गायनेकोलॉजिस्ट हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, ईएनटी एक्सपर्ट हैं, तमाम डॉक्टर्स बने हुए हैं। आप भी हमारे साथ बने रहिएगा सेहत की कार्यक्रम के साथ। हम हर पल सोचने का नजरिया रहे बदल, हम हैं इंडिया साइंस, द नेशन साइंस चैनल। हम कामयाब होने का जरिया रहे बदल, हम हैं इंडिया साइंस, द नेशन साइंस चैनल। उन्नति की नई बातें हम लिख रहे हर पल, हम हैं इंडिया साइंस, द नेशंस साइंस चैनल। हर आशा में हम हैं, हर भाषा में हम हैं, भारत की उन्नति गौरव की अभिलाषा में हम हैं। हम आपदा के पल भी अवसर में रहे बदल, हम हैं इंडिया साइंस, द नेशन साइंस चैनल। हम हैं नव अनुसंधान में, नूतन तकनीकी ज्ञान में, प्रतिभाओं के सम्मान में, भारत माँ के अभिमान में, उन्नति की दौड़ में हम आगे रहे निकल। हम हैं इंडिया साइंस, द नेशन साइंस चैनल। वैज्ञानिक सोच, तकनीक एवं अनुसंधान के साथ देश की सेवा में हर पल। इंडिया साइंस, द नेशन साइंस चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सेहत की बात। डॉक्टर अनूप, आपके पास आना चाहूँगा और सर जानना चाहूँगा, जैसे बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा कोरोना काल में। जैसे स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन से भी क्या कोविड-19 फैल सकता है, नंबर 1। और नंबर 2 कि क्या सर स्मार्टफोन को किस तरह से सैनिटाइज करना चाहिए? डॉक्टर अनूप। देखिए बिल्कुल, ये जब हमारे पास फर्स्ट वेव आई थी भारत में, तब ये फोमाइड बॉर्न जो तरीका था, इसके ऊपर काफी विचार विमर्श हुआ था। और डेफिनेटली कहा जाता था अगर आपके पास वैलेट है या आपका फोन है, आप बाहर से घर आते हैं तो कैसे आप उसको सैनिटाइज कर सकते हैं। तो हालांकि हम जानते हैं फोमाइड बॉर्न जो इन्फेक्शन है वो कम है, बल्कि एयरबॉर्न वाला और डायरेक्ट वाला ज्यादा है, बट फिर भी लोगों को फोमाइड बॉर्न इन्फेक्शन से सतर्क रहना चाहिए। तो अगर आप फोन यूज करते हैं, पूरे दिन घर में यूज कर रहे हैं, बाहर यूज कर रहे हैं, तो जैसा डॉक्टर राकेश ने बताया, सबसे पहले तो आप अपनी आदत बनाइए कि आप इस किसी भी चीज को छू कर अपने ये जो पॉइंट, टी पॉइंट बोलते हैं, दोनों आंखों, नाकों और मुंह के बीच में, इस एरिया को आपको नहीं छूना है। अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर पाए, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि हम पूरे दिन में कम से कम भी 600 से ज्यादा बार एक इंसान इसको छूता है। तो हमें वो आदत बदलनी पड़ेगी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि जब आप घर आते हैं और उसको आप यूवी, जैसे अभी डॉक्टर सारिका ने बताया, एक यूवी लाइट से इसको सैनिटाइज कर सकते हैं। आजकल बड़े सिंपल से यूवी बॉक्स आने लग गए हैं, जगह जगह बड़े कंपनीज बना रही हैं। उसमें आप 10 मिनट के लिए सैनिटाइज कर दीजिए, तो उसमें देखा गया कि 10 मिनट के बाद वो कोरोना वायरस को भी किल कर देता है यूवी लाइट। तो ये, और जहाँ यूवी की सुविधा ना हो डॉक्टर, वहाँ पे अगर यूवी सुविधा ना हो तो आप ये कर सकते हैं कि उसको जो उसका जो फ्रंट पार्ट है उसके ऊपर तो आप अल्कोहल नहीं लगा सकते, बैक साइड में अल्कोहल लगा सकते हैं, और फ्रंट साइड को आप नॉर्मल जो है एक कपड़े से साफ करके, लेकिन ये ध्यान रखें आप उसको जब टच करेंगे तो आपको अपना ये वाला पॉइंट यूज नहीं करना है, इस वाले पार्ट को टच नहीं करना है। और हो सकता है तो ग्लव्स पहन सकते हैं। अगर आपको लगता है आप एक्सपोजर एरिया में जा रहे हैं, हाई रिस्क एरिया में जा रहे हैं, तो ग्लव्स पहन के आप उसको यूज कर सकते हैं।
डॉक्टर सारिका, आपसे जानना चाहूँगा, मान लीजिए खुदा न खास्ता आजकल इतना वेरिएंट चला हुआ, ओमिक्रॉन इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, खुदा न खास्ता टेस्ट में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हो गई, तो उस व्यक्ति को क्या-क्या करना चाहिए? डॉक्टर सारिका। हाँ जी, देखिए सबसे पहले तो टेस्ट आजकल किसको कराना चाहिए, जिसको भी सिम्पटम आ रहे हों, वो टेस्ट करा भी सकते हैं। और आजकल के समय में कहा जाता है कि अगर आपको माइल्ड सिम्पटम आ रहे हैं, तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए और देखिए कि कितना कैसे किस तरह के सिम्पटम आ रहे हैं। फीवर जो सिम्पटम होते हैं, फीवर होता है, हेडेक हो सकता है, बैक एक हो सकता है, इसके अलावा नोज़िया भी हो सकता है लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाए, ये सब कॉमन सिम्पटम है। और जैसे स्टफी नोज हो सकती है किसी को थोड़ी रनी नोज भी हो सकती है। इस ऐसे में आप अपना टेस्ट भी करा सकते हैं, जरूरी नहीं है अगर टेस्ट की सुविधा नहीं है या टाइम पर रिपोर्ट नहीं आती है, कई जगह सुविधा नहीं है, तो आप आइसोलेट कर लें अपने आप को। और उतने दिन तक, या तो आप 7 दिन तक आइसोलेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप सिम्टम फ्री जो हो जाते हैं, फीवर आपका खत्म हो जाता है, उसके बाद 3 दिन के लिए आप उसको आइसोलेट कर लीजिए। इन सारे सिम्टम्स को डील करने के लिए आपको एक क्रोसिन की गोली ले सकते हैं 3 से 4 बार, और जो कि सिंपली अवेलेबल है। और उस तरह के सिम्टोमेटिक आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपकी नाक बह रही है तो आपको डीकंजेस्टेंट जो है, नाक स्टफी है तो डीकंजेस्टेंट दिए जाते हैं। और अगर बह रही है तो इस तरह की एंटी एलर्जिक जो दवाइयां हैं वो ले सकते हैं, और जो कि ओवर द काउंटर आजकल अवेलेबल है। स्टीम आप ले सकते हैं, सूदिंग कुछ भी आप लॉजेंजेस ले सकते हैं, आपके गले में ज्यादा खराश है तो। और इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। यूजुअली जो फीवर है 1-2-3 दिन तक तो हाई ग्रेड कई लोगों को होता है, बट वो अपने आप ठीक हो जाता है। और ज्यादातर लोगों को कॉमोर्बिडिटी नहीं है, तो उनको कोई और प्रॉब्लम और टेस्ट कराने की, एक्सरे और सीटी कुछ भी कराने की आवश्यकता नहीं है आजकल। और यहाँ पर डॉक्टर टेलीमेडिसिन की जैसे आजकल सुविधा हो गई है, तो आप किसी भी डॉक्टर से सलाह लेकर के आप अपना इलाज करा सकते हैं। डॉक्टर राकेश, जैसे डॉक्टर सारिका बता रही थी, आमतौर पर आजकल गले में खराश रहना और इस तरह का से गले में प्रॉब्लम आने लगी है, नॉट एग्जैक्टली वो कोरोना वायरस का ही हो, तो ऐसे में लोग क्या करें डॉक्टर राकेश? जी, सबसे पहले तो ये है कि जो गले में खराश है उसके लिए सूदिंग एजेंट, जैसे अभी डॉक्टर सारिका ने बताया कि आप लोजेंजेस आते हैं, सूदिंग एजेंट हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे आयुर्वेदिक कुछ चीज़ें हैं, जैसे 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 मुलेठी है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी कफ सप्रेसेंट मिलते हैं, कफ सिरप, वो आप ले लें अगर आपको ड्राई कफ है, तो उससे सूदिंग हो जाएगा, थोड़ा सा कफ आपका कम हो जाएगा। लेकिन साथ साथ में, जैसे हम लोग ने पहले भी बात की, डॉक्टर अनूप ने भी बात एम्फसाइज की, अगर आपको कफ है तो अपने जो कफ जब आप कर रहे हैं तो मास्क जरूर लगा के रखें या कपड़े से मुंह को ढक लें, जिससे कि एनवायरनमेंट में एरोसोल जनरेट ना हो। अगर वो जनरेट होगा तो बाकी लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, स्पेशली अगर आपके घर में बहुत छोटे बच्चे या फिर एल्डरली पेरेंट्स हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको और कोई प्रॉब्लम है, जैसे किडनी की प्रॉब्लम है या डायबिटीज है या 70-80 साल के एडवांस ओल्ड एज है, तो वहां पे तो बहुत ही केयरफुल रहना है। डॉक्टर उषा, आपके पास आना चाहूंगा और मैम आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कई बार होता है कि किसी घर में पति को या पत्नी को या किसी और सदस्य को मान लीजिए कोरोना हो गया, और पता चला दूसरे को भी सिम्टम है, और ये भी पता चला कि उनको भी कोरोना पॉजिटिव आ गए, तो ऐसे में क्या दोनों को आइसोलेट रहने की जरूरत है कि अगर कोरोना पॉजिटिव है दोनों या तीनों या जो भी लोग, तो फिर सब इकट्ठे रह सकते हैं? ऐसी स्थिति में आप क्या सुझाव देंगे? यूजुअली मैंने देखा है कि फैमिलीज में अगर लोगों को कोरोना एक को होता है तो वो अमूमन सारे फैमिली मेंबर्स को अफेक्ट हो जाता है। और वो मेरे हिसाब से तो आई थिंक बेस्ट आइडिया होगा कि फिर भी एहतियात बरतें। अगर फैमिली में दूसरे लोगों को कोरोना है तो सभी लोग अपने अपने, अगर प्रेफरेबली अगर आपके पास उनके पास घर में इतनी जगह अवेलेबल है कि उनको एक एक अलग रूम मिल सकता है, तो वो तो बेस्ट पॉसिबिलिटी है कि वो अगर अलग अलग रूम में आइसोलेट हो जाए, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड। बट देखा है मैंने कि ये ज़्यादा पॉसिबल हो नहीं पाता, लोगों के घरों में इतने बड़े बड़े घर नहीं है कि इतने सारे कमरे अवेलेबल हो। तो मैं उनको ये एडवाइस दूंगी कि जो उनके जो आम रोजाना डेली यूज की चीजें हैं, जैसे टॉवल है, फोमाइट्स जिनको हम कहते हैं, टॉवल यूज करते हैं, और भी सारी जो चीजें हैं यूज की, वो जरूर अलग अलग रखें। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पूरी फैमिली को अगर कोरोना हुआ है तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जरूर बना के रखें, क्योंकि इसमें आपका सबसे बड़ा रोल आता है आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड का, आपकी इम्यूनिटी का। तो आप उनको फूड पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो
घर में खाना बन रहा है वो ऐसा खाना हो जिससे कि उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट मिले, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये है कि ठीक है, कोरोना जानलेवा है, बहुत मुश्किल होता है, एक को कोरोना हो गया तो एक पैनिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो मैं उनको ये एडवाइस देना चाहूंगी कि एक पैनिक एनवायरनमेंट ना क्रिएट करें। और लकीली इस बार जो थर्ड वेव का मैंने ट्रेंड देखा उसमें जो पहले वाले ट्रेंड से लेस डेडलियर है, इस ट्रेंड में इतना ज्यादा इन्फेक्शन बहुत लोगों को हो रहा है क्योंकि 3 टाइम्स फास्टर स्प्रेड कर रहा है, तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी फास्ट स्प्रेड हो रहा है, बट हॉस्पिटल एडमिशन, डेथ रेट बहुत कम है पहले से। तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने की बहुत जरूरत है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप रहने की बहुत जरूरत है। बहुत सारे लोगों में 70% लोगों में कोरोना ऑटोमेटिकली सबसाइड हो रहा है। 7 डेज का इन्फेक्शन रहता है, 7 डेज को आइसोलेट रहना जरूरी है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो फैमिली में ओल्ड एज ग्रुप के लोग हैं, जो 60+ लोग हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, और भी किडनी के इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उनका स्पेशल केयर करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए वही जैसा आपने सुझाया वो बहुत अच्छी बात है कि एक मेडिकल एक्सपर्ट के साथ वीडियो कंसल्ट तो हम सभी कर सकते हैं, वीडियो कंसल्ट जरूर करना चाहिए। उनके सिम्टम्स पर नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको लग रहा है कि ओमाइक्रॉन बहुत हल्का फुल्का इन्फेक्शन है, जल्दी से चला जाता है, बट इट्स नॉट ट्रू फॉर द ओल्ड पेशेंट्स। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके सिम्टम्स पर नजर रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात डॉक्टर उषा, आपने जो बताया कि इम्यूनिटी बूस्ट करने की आवश्यकता है, पॉजिटिव माइंडसेट की बनाने की आवश्यकता है, इन पर भी सवाल करूंगा। लेते एक और छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानेंगे अपने एक्सपर्ट से कि आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे मजबूत बना सकते हैं। सवाल हमारे दर्शकों ने कई भेजे हैं जो यूरोलॉजी से रिलेटेड हैं, और महिलाओं ने भी अपने सवाल, महिला दर्शकों ने भी अपने सवाल भेजे हैं। उन तमाम सवालों को बारी बारी से लेंगे। आपका हमारे साथ बने रहना बेहद जरूरी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अगर स्वस्थ और सुरक्षित रहना है तो विज्ञान का रास्ता अपनाना होगा। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। इंडिया साइंस चैनल डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक बेहतरीन पेशकश है। इंडिया साइंस OTT चैनल जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक बहुत शानदार और महत्वपूर्ण पहल है। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आपके भीतर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में आपकी हेल्प करता है। आप इंडिया साइंस चैनल खुद देखिए। ये एक ऐसा चैनल है जो आपको हर वक्त जो नई नई चीजें हो रही हैं, चाहे वो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, उससे आपको अवगत कराता रहता है। इसका लाभ तभी मिल सकता है जब ये जन जन तक पहुंचे। इंडिया साइंस चैनल 24/7 इंटरनेट आधारित चैनल है। उसके अलावा मकसद ये है कि आम पब्लिक में साइंस किस तरह पहुंचे और उनमें साइंटिफिक टेम्पर कैसे पैदा हो। इसके माध्यम से विज्ञान, तकनीकी एवं नवाचार के क्षेत्र में होने वाली नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियों को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर आप एक उस्ताद हैं, मुहक्किक हैं, साइंस को चाहने वाले हैं, तो आप लाजमन इस तहरीक का हिस्सा बने। तो जरूर डाउनलोड कीजिए द इंडिया साइंस ऐप। And those who want a society with scientific outlook, then be sure to join this campaign of science communication by downloading the India Science app. हमारे देश का अपना साइंस चैनल आप भी कीजिए। आई लव इंडिया साइंस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सेहत की बात। डॉक्टर सारिका, आपके पास आना चाहूँगा। जब हम चर्चा कर रहे थे मास्क की वैरायटीज़ पे, मास्क की क्वालिटी पे, उस समय एक प्रश्न रह गया था जिसका आप हमारे दर्शकों के लिए उसको साफ कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या रेस्पिरेटर और जो वाल्व लगा हुआ मास्क है इसमें क्या अंतर है डॉक्टर सारिका? जी हाँ जी, जो रेस्पिरेटर है वो पावर्ड रेस्पिरेटर आते हैं जो आपने देखे होंगे, एक्चुअली कुछ पिक्चर्स में भी दिखाते हैं
साइंस फिक्शन पिक्चर्स में भी दिखाते हैं कि वो बड़े बड़े टाइप के प्लास्टिक या रबराइज्ड मास्क होते हैं। मास्क क्या, उसके अंदर कार्ट्रिजेस होती हैं जो कितने घंटे के अंदर उस कार्ट्रिज को आपको चेंज करना होता है, और कई मल्टीपल लेवल्स ऑफ फिल्ट्रेशन सिस्टम उसके अंदर होता है। और ये हम तब यूजुअली एक तो हाई, जैसे उससे भी ज्यादा इन्फेक्शियस और डिजीजेस होती हैं जैसे एबोला वायरस, तो उस केसेस में जो उनका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जो जिनको ये बीमारियां होती हैं, उनके डॉक्टर उनको लगाते हैं। जैसे कि पहली वेव और दूसरी वेव में जिनको कोविड होता है और उनकी कोई इस तरह की लैप्रोस्कोपी या कोई सर्जरी होती है, तो उस तरह के रेस्पिरेटर को डॉक्टर्स लगाते हैं। और कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, तो उसमें उस तरह के मास्क को जिसमें मल्टीपल लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है उसको लगाने की सलाह दी जाती है। कईयों को ऑक्यूपेशनल हजार्ड होता है, तो ऐसी जगह पे वो जाते हैं जहाँ पर्टिकुलेट मैटर बहुत ज्यादा है, और वो अगर उस जैसे ऑक्यूपेशन जिसके अंदर वो चिजल्स छोटे छोटे बरूदा निकलता है, उस तरह की चीजें वो इनहेल ना कर ले। पेस्टिसाइड्स जब लोग छिड़कते हैं तो उस तरह का रेस्पिरेटर का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि वो पॉइजनस सब्सटेंसेस उनके अंदर ना जाएं। तो वो एक अलग तरह का प्रोटेक्शन है जो कि कॉमन इंसान को यूज करने के लिए एडवाइस नहीं किया जाता, और ये कॉस्टली भी है। दूसरा, इसकी कार्ट्रिजेस आपको कुछ घंटों के बाद में चेंज करनी पड़ती है, तो वो एक अलग उसका वो हो जाता है। तो ये पावर्ड भी होते हैं, किसी किसी के अंदर आपकी गैस जो आपको ऑक्सीजन की भी होती है। आपने जैसे बताया जिसको एलर्जी है, तो उसको जिस चीज से एलर्जी है और वो उसके एनवायरनमेंट में आ रहा है, तो वो रेस्पिरेटर यूज कर सकते हैं। और यूजुअली उसको यूज नहीं किया जाता। और जो वॉल्ड रेस्पिरेटर है वो तो आपने देखा होगा, नॉर्मल जो मास्क होता है उसके अंदर एक छेद सा बना रखा होता है, छोटा सा प्लास्टिक का लगा रखा होता है, तो वो उस वो होता है वॉल्ड N95 मास्क है। मेरे ख्याल से आपने जिस तरह से बताया, हमारे दर्शक समझ गए होंगे कि रेस्पिरेटर और जो वाल्व लगा हुआ मास्क होता है उसके अंदर दोनों के बीच में क्या फर्क है। डॉक्टर अनूप, आपसे एक प्रश्न है जो हमारे किसी दर्शक ने भेजा है कि ये प्रोटीनूरिया क्या होता है, यानी मूत्र में प्रोटीन का जो रिसाव हो जाता है, इसकी समस्या होती क्यों है, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है और इसका प्रतिकार क्या है? डॉक्टर अनूप। बिल्कुल, देखिए हमारी जो किडनी होती है वो फिल्टर का काम करती है, और वो जो वेस्ट मटेरियल है उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो वापस ब्लड में चला जाता है, जिसको कहते हैं फिल्टर। जो प्रोटीन्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी मैकेनिज्म है, इसलिए किडनी नॉर्मल प्रोटीन्स को फिल्टर नहीं करती है। कुछ बीमारियों में वो फिल्टर खराब हो जाता है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, दो बड़ी बीमारियां हैं जिसमें हमारा फिल्टर कम काम करता है किडनी का, और प्रोटीन उसमें लॉस होना शुरू हो जाता है। तो जो बजाय इसके कि वो ब्लड में वापस जाए, वो फिल्टर होके यूरिन में आ जाता है। पेशेंट को कैसे पता लगेगा? पेशेंट को पता लगेगा कि पहली बात तो यूरिन उसका झाग वाला हो जाएगा, फोमी यूरिन हो जाएगा। नंबर 2, उसके बॉडी में प्रोटीन का लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो पूरी बॉडी में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, तो इसका कहते हैं जनरलाइज बॉडी स्वेलिंग। और नॉर्मली ये किडनी पे पहले फेस पे पहले आती है, फिर पूरे शरीर पे आती है। नंबर 3, उस पेशेंट को इन्फेक्शन ज्यादा यूरिन के होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं प्रोटीन लॉस के, और ये प्रोटीन लॉस एक सिम्टम है। जो मेन कॉज मैंने बताया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, या किसी को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक अलग बीमारी होती है जो किडनी का इन्फ्लेमेशन होता है, ऑटोइम्यून डिजीज, उसमें भी ये फिल्टर खराब हो जाता है। डॉक्टर उषा, आपके पास आना चाहूंगा। हमारे दर्शक ने भेजा है सवाल। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक सवाल लेना चाहूंगा कि ये एंडोमेट्रियोसिस के बारे में जानना चाहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है, गर्भधारण में क्या इससे बाधा हो सकती है? डॉक्टर उषा। एंडोमेट्रियोसिस जो है, जब जो हमारा नॉर्मल यूट्रस है, जो वूम है, उसकी जो अंदर की लाइनिंग होती है उसको हम एंडोमेट्रियल लाइनिंग बोलते हैं। तो कभी जो बहुत सारी थ्योरीज हैं कि ये कैसे एंडोमेट्रियल सिस्ट पेट के अंदर आ जाती है, तो कभी अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है या जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है, तो ये जो अंदर की लाइनिंग के सेल्स हैं वो टमी के अंदर आ जाते हैं, और टमी के अंदर आके जो टमी के अंदर के ऑर्गन्स हैं, जैसे कि ओवरीज हैं, फैलोपियन ट्यूब्स हैं, तो यूट्रस की बाहर की सरफेस पे इस पर ये डिपॉजिट होके अलग अलग तरह से रिएक्शन देते हैं। और बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है मेरे पास ओपीडी में कि वो एंडोमेट्रियल सिस्ट के साथ आते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स 2-3 तरह से मुझे प्रेजेंट करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे पेशेंट्स बोलते हैं कि उनको पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, या उनको पीरियड में
उनको हैवी पीरियड्स हो रहे हैं। तो अगर वो इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं तो हम लोग यूजुअली सलाह देते हैं कि एक अल्ट्रासाउंड कराइए, जिससे ये कंफर्म किया जाए कि सिस्ट है या क्या प्रॉब्लम है। तो ये एक एंडोमेट्रियोसिस की जो प्रॉब्लम है, हम उसको वर्किंग वीमेन की प्रॉब्लम भी कहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस से भी रिलेटेड है। तो ऐसे पेशेंट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम उनको मेडिसिन से उनका इलाज हो जाता है, और छोटी मोटी जो हेल्प्स हैं उनको करने से उनका हेल्प मिल जाती है कि वो कंसीव कर लेती हैं। पर अगर वो एंडोमेट्रियोसिस में सिस्ट के साथ आई हैं, इसके भी ग्रेड्स होते हैं। अगर वो ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस के साथ आई है, उसमें सिस्ट है जो हमें लगता है कि मेडिसिन अगर देने से इनको कोई फायदा नहीं होगा, तो उसके लिए फिर एंडोस्कोपी सर्जरी की जाती है, जिसकी मैं एक्सपर्ट हूँ। तो लैप्रोस्कोपी सर्जरी के दौरान वो सिस्ट को हम पील ऑफ करके निकाल देते हैं। बहुत सारे लोगों को दिल में ये डर होता है कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे और ओवरी में सिस्ट है, तो हो सकता है कि डॉक्टर उसकी ओवरी ही निकाल दे। बट मैं उन सबको फिर से ये बहुत क्लियर करना चाहूंगी कि ये टेक्निक जो है वो पील ऑफ टेक्निक है, इसमें ओवरी नहीं निकाली जाती। लेकिन जो बैड सेल्स हैं, जिनकी वजह से वो ओवरी में प्रॉब्लम हो रही है, जिनकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी वजह से उनको इतना पीरियड में पेन हो रहा है, सिर्फ वही सिस्ट निकाली जाती है। बुरी बात इसकी ये है कि ये थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो इस तरह की है कि ये बार बार आती रहती है। तो मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ये सलाह देती हूँ कि वो अंडर मॉनिटरिंग में रहे, क्योंकि अगर ये सिस्ट या एंडोमेट्रियोसिस अर्ली स्टेज में है तो इसका मेडिसिन से इलाज बहुत पॉसिबल है, और वो उनको सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। तो वो मॉनिटरिंग में रहते हैं, उनको मैं एवरी 6 मंथ्स अल्ट्रासाउंड करने की सलाह देती हूँ, और उनको फॉलो अप में जरूर रखती हूँ। बिल्कुल सही। डॉक्टर राकेश, आपसे हालांकि समय बहुत जवाब दे रहा है और अब सवाल ले नहीं सकता, और दर्शकों माफ़ी चाहूँगा आप सबसे। डॉक्टर राकेश, लेकिन चलते चलते आप ये ज़रूर बता दें कि कोविड-19 से रिकवर होने के बाद किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, सबसे पहले तो अपनी सेहत का ख्याल रखें कि अच्छे से पौष्टिक आहार खाएं। पौष्टिक आहार से मतलब है उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, वसा भी हो, चिकनाहट हो और प्रोटीन हो। पानी बहुत पिए, और साथ में एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज से मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आप जाके जिम में जाके एक्सरसाइज करने लगे। सिंपल वॉक, अगर आपके पास वॉक करने की जगह नहीं है, बाहर पार्क नहीं है, तो आप घर के अंदर भी वॉक कर सकते हैं। तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट अप होती है। खाने पीने का ख्याल रखें, पानी बहुत पिए, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। बिल्कुल सही। और अपने अन्य विशेषज्ञों से भी एक लाइन का उत्तर जानना चाहूंगा। डॉक्टर सारिका, सबसे पहले आपसे, इम्यूनिटी बूस्टअप रखने की बात हर जगह की जाती है, आप हमारे दर्शकों के लिए क्या टिप देना चाहेंगी कि किस तरह से इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, वो कोविड के लिए मैं कहना चाहूंगी कि विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में लें, और सारे ही वेजिटेबल और फ्रूट्स को अपने खाने में शुमार करें। और मेरे हिसाब से तो विटामिन सी ज्यादा जरूर लें, गोली ले सकते हैं, या विटामिन सी के लिए आप कोई भी विटामिन, नींबू टाइप की चीज या ऑरेंजेस, इस तरह की चीज में ज्यादा विटामिन सी होता है, गुआवा, ये सब चीज लें। जी, डॉक्टर अनूप, आपसे जानना चाहूंगा, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, एक तो आप पानी की मात्रा 2 से 3 लीटर पर डे रखें, नंबर 1। नंबर 2, एटलीस्ट आधा घंटे का व्यायाम आप जरूर करें। नंबर 3, अल्कोहल और स्मोकिंग से बिल्कुल दूर रहें। नंबर 4, फ्रेश फ्रूट आपको खाना है। और नंबर 5, जो बीमारियां आपकी दवाइयां आप खाते हैं उसका रेगुलर सेवन करते हैं, क्योंकि उससे आपकी इम्यूनिटी और डाउन हो जाती है। बिल्कुल सही। डॉक्टर उषा, आपसे जानना चाहूंगा, स्वास्थ्य सूत्र एक लाइन। बहुत अच्छा मैसेज मैं देना चाहूंगी मेरे सारे व्यूअर्स को। आप पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर रखिए। ठीक है, कोरोना हो गया, बट ये क्योरेबल है, आप जल्दी ही इससे बाहर आएंगे, ये जरूर भरोसा रखिए। लेकिन साथ में एक मेडिकल एक्सपर्ट से जरूर बात कीजिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से आपको स्ट्रेस नहीं होगा, एंड स्ट्रेस सबसे बड़ा ऑक्सीडेंट फैक्टर है जो नेगेटिव रेडिकल्स आपकी बॉडी में क्रिएट करता है। तो प्लीज आप पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर रखिए, और ये भरोसा रखिए कि आप इससे बाहर जरूर आएंगे। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी विशेषज्ञों का अपना बहुमूल्य समय इंडिया साइंस चैनल को देने के लिए। सेहत की बात कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि लापरवाही अब भी न बरतें, और कुछ आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, साफ सफाई रखें, और हाँ, टीका अवश्य लगवाएं। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे सेहत की बात कार्यक्रम के एक और
रोचक और ज्ञानवर्धक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और अपनों का भी आप बेहद ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।